नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो आपकी हेल्प करेंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बेटर करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेयरकेस मेथड की व्याख्या कीजिए तथा 12 टीमों का सीडी नुमा पद्धति से फिक्सचर बनाइए। स्टेयरकेस मेथड होता है सीडी नुमा पद्धति। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हम लोगों मतलब जो भी टीम्स है हमारी, हम उसका फिक्सचर्स कैसे बनाएं। और ये एक टाइप का फिक्सचर्स का टाइप होता है या फिर मेथड बोल लीजिए आप इसको, जिससे हम फिक्सचर्स निकालते हैं। अब फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर हमने देखा है कि फिक्सचर में हर टीम हर किसी टीम के साथ खेलती है। जैसे नॉकआउट में क्या होता है कि अगर एक टीम एक बार हार गई तो वो चली जाती है, उसको निकाल दिया जाता है गेम से। बट फिक्सचर में क्या होता है कि फिक्सचर में हम हर एक टीम से मैच कराते हैं, मतलब जितनी हमारे पास टोटल टीम है वो हर टीम से मैच करेगी। तब सीडी नुमा फिक्सचर क्या होता है या फिर सीडी नुमा पद्धति क्या होती है? सीडी नुमा पद्धति के फिक्सचर सीडी नुमा होते हैं। इस विधि में कोई बाय नहीं दी जाती तथा टीम की संख्या सम हो या विषम कोई समस्या नहीं होती। अब इस मेथड में क्या होता है, सीडी नुमा मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी टीम को बाय नहीं देते, यानी कि चाहे वो ऑड हो या इवन यानी कि सम हो या विषम, हम किसी को बाय नहीं देंगे और टीम के नंबर से कोई हमें मतलब नहीं होगा। हम इसको इजीली बना सकते हैं। हमें कुछ अगर हमारे पास 9 टीम्स भी है तो हर टीम, जैसे 1 टीम पूरी बाकी 8 टीम के संग खेलेगी, ठीक है, सेकंड नंबर की टीम बाकी 8 टीम के संग खेलेगी जो उसके अलावा है। तो फिक्सचर में यही होता है। अब सीडी नुमा फिक्सचर हम कैसे बनाएंगे 12 टीमों का? हमारे पास टोटल टीम कितनी है? 12। अब टोटल टीम 12 है तो ये 12 की 12 टीम एक दूसरे के साथ कंपटीशन खेलेंगी। तो सीडी नुमा फिक्सचर ऐसे बनता है सीडीओ के रूप में। देखो आप देख सकते हो स्टेयर के रूप में बन रहा है, सीडीओ के रूप में बन रहा है। अभी कैसे बन रहा है? फर्स्ट पहले सेकंड के संग मैच करेगा, फिर थर्ड के संग, फिर फोर्थ के संग, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 टीमों के संग फर्स्ट ने अपना मैच कर लिया है। अब फर्स्ट पहले ही सेकंड के संग मैच कर चुका है, इसलिए हम सेकंड पे यहाँ पे फर्स्ट नहीं लिखेंगे। यानी कि जब सेकंड का मैच पहले ही फर्स्ट से हो चुका है तो हम सेकंड राउंड में उसका मैच नहीं करवाएंगे फर्स्ट से। फिर इसका आता है, फिर 2 का 3 से करवा दिया, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, 2 का 7 से, 2 का 8 से, 2 का 9 से, 2 का 10 से, 2 का 11 से और 2 का 12 से। इन सब का भी हो गया। अब जिस जिस टीम से उनके मैच होते जा रहे हैं हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि इसमें 1 का 2 से हो चुका है तो हमने 2 के उसमें नहीं लिखा कि 2 का 1 से होगा, क्योंकि इन दोनों का पहले ही हो चुका है। अब हम देखते हैं कि 2 का 3 से हो चुका है तो हमने इस बॉक्स पे नहीं लिखा कि 3 का 2 से दोबारा होगा, या फिर हमने ये भी नहीं लिखा कि 3 का 1 से दोबारा होगा, क्योंकि वो पहले ही हो चुका है। ठीक है, फिर हम वापस चालू करेंगे 3 का 4 से, 3 का 5 से, 3 का 6 से, 3 का 7 से होगा, 3 का 8 से होगा, 3 का 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से होगा, 12 से होगा। तो ऐसे ऐसे ये संख्या घटती जाती है और टीमों के मैच होते जाते हैं। 1 मैक्सिमम सभी टीमों के संग खेल चुका होता है, इसलिए हम उसके आगे नहीं लिखते। 2 भी अब 4 के संग यहाँ खेल चुका है तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे 4 ने 2 के संग मैच किया, यहाँ पे 3 ने 4 के संग पहले ही कर लिया तो हमने यहाँ पे ये भी नहीं लिखेंगे 4 3 के संग दोबारा मैच करेगा। तो उसमें जिसमें मैच हो चुका है हर टीम का किसी के साथ साथ, तो वो हम नहीं लिखेंगे। बाकी जिनके संग उसका मैच होना है हम सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, तो सीडी नुमा फिक्सचर कैसा होता है? सीडी टाइप में होता है। और सीडी टाइप में क्यों होता है? क्योंकि हम छोड़ते जाते हैं जिसका मैच उससे पहले ही हो जाता है। और फिक्सचर क्या होता है? जिसमें हर टीम एक दूसरे के संग मैच खेलती है। ठीक है, और स्टेयरकेस मेथड में यानी कि सीडी नुमा पद्धति में किसी भी टीम को बाय नहीं दी जाती। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि सीडी नुमा मेथड होता क्या है या पद्धति क्या होती है। और 12 टीमों का, अगर 12 टीम आई है यहाँ पे आपको 9 11 का बनाना होगा तो आप बना सकते हो इजीली। ठीक है, ये इसका मेथड होता है कि आपको कैसे बनाना है। जब एक टीम का किसी और के संग हो चुका है तो हम उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वो एक ही बार होगा मैच में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर तैयार कीजिए। अब नॉकआउट मैच क्या होता है? नॉकआउट के आधार पर 13 टीमों का फिक्सचर बनाना है। अब नॉकआउट मैच में हम क्या करते हैं कि
एक टीम अगर दूसरी टीम से मैच में हार गई तो हम उसको गेम से डायरेक्टली आउट कर देते हैं, ठीक है। जैसे फिक्सचर में क्या होता था, फिक्सचर में अगर वो हार भी गई, से 1 अगर 2 से हार गई बट 1 अगर 3 से मैच जीत गई तो वो आगे भी खेलेगी, मतलब वो हर टीम से मैच करेगी उसमें जीतने पे कि उसने सबसे ज्यादा मैच कौन से जीते उससे वो होगा, ठीक है। बट नॉकआउट में क्या होता है कि नॉकआउट में अगर आप एक मैच हार गए तो आपको डायरेक्टली टीम से बाहर कर दिया जाता है और किसी टीम के संग आपको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। अब हमें 13 टीमों का नॉकआउट का वो बनाना है, ठीक है, फिक्सचर। अब हम कैसे बनाएंगे, जब भी हमारे पास कोई भी ऑड नंबर में संख्या होती है, ठीक है, तो हम उसमें फॉर्मूला लगाते हैं n इक्वल्स टू n माइनस 1। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टीम, ठीक है, और दूसरा n क्या होता है, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस 1, ठीक है। अब हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टीम हमारी कितनी है, 13, हमने यहाँ लिख रखा है ना 13, ठीक है, और हमें किसका फिक्सचर बनाना है, 13 का, तो 13 टीम हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम होगी, ठीक है। अब ये होगी कि जब हम इनको कर देंगे तो उसका मान क्या आएगा, उसको हम बोलते हैं n, दूसरा वाला n, ठीक है। अब कुल टीमों की संख्या हमने ले ली 13, -1 लेंगे हम, -1, तो क्या आ गया हमारे पास 12, ठीक है, 13 - 1 हमारे पास आ गया 12। अब 12 क्या होगा, 12 हमारा आ गया नंबर, ठीक है। अब 12 का हम देखेंगे, ऑड नंबर आ गया, ठीक है। अब हम 12 का देखेंगे, 12 2 के कौन से रूट में आता है, ठीक है। 2√2 क्या हो जाता है, 2 का 2 रूट हो जाता है 4। अब 4 के अंदर तो 12 नहीं आता, 4 से तो 12 बड़ा है ना, ठीक है। 2 का अगर हमने 2 रूट लिया तो क्या हो जाएगा 4, बट 4 तो 12 से बड़ा है तो वो नहीं आ सकता उसके अंदर। अब हम देखेंगे किसके अंदर 12 आ सकते हैं, 2 का रूट 3 लिया, आ गया 8 के अंदर भी नहीं आ सकता। 2 का रूट लिया 4, अब 4 क्या होता है 16, अब 16 12 से बड़ा होता है तो हम इसको डालेंगे 16 के अंदर, यानी कि 2 का रूट 4। अब कुल राउंड हमारे कितने होंगे 4, ठीक है। हम यहाँ से क्या निकालते हैं 4। अब जितनी हमारी 2 की पावर होती है, अगर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 ली है हमने, 2 की पावर 4 ली है, जो हमारे इस नंबर से बड़ा होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। ये नंबर हमारा उस नंबर के अंदर आना, जिसमें 2 की पावर 4 ली, क्या होती है 16, 12 16 के अंदर आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 मतलब 2 की पावर रूट 4 हमारा क्या हो गया फुल राउंड, ठीक है। टोटल राउंड हमारे क्या हो गए 4। अब कितने बाय दिए जाएं, अब 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया। अब इसको 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया 16। अब 16 में हम टोटल नंबर ऑफ टीम माइनस कर देंगे, 16 - 13 क्या बचा 3। तो हमारे इस मैच में कितने बाय दिए जाएंगे, 3 बाय, ठीक है। समझ में आया आपको, क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ टीम देखनी है कितनी आएगी, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 13 यानी कि 13 टोटल नंबर ऑफ टीम -1 करना है। टोटल नंबर ऑफ टीम -1 क्या हमारा आ गया 12। अब हमें देखना है कि 2 की कितनी पावर लें कि जिसके अंदर 12 आता हो। हमने ली 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। अब 16 12 के अंडर आता है और जितनी हमारी पावर होगी उतने हमारे राउंड्स खेले जाएंगे, तो टोटल राउंड्स कितने हो गए 4। अब 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया कि 16 आया, मतलब 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 4, 2 की पावर 4 ली ना हमने, तो 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई गया आया 16, 16 - 13 कितने हो गए 3। अब 3 हमारा क्या हो जाएगा 22, कि हमें कितने बाय देने हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अपर हाफ में कितनी बटेगी, लोअर हाफ में कितनी बटेगी टीम, है ना, क्योंकि और टीम है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि लोअर हाफ में कितनी बटेगी, अपर हाफ में कितनी बटेगी। अब अपर हाफ की टीमों की संख्या क्या हो जाएगी, इसका रूल है टोटल नंबर ऑफ टीम्स +1, यानी कि 13 + 1। अब 13 + 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 14 अपॉन 2। अब 14 से हमने कट किया तो 7 आ गया, तो अपर हाफ में कितनी टीम जाएगी 7। अब जब अपर हाफ में 7 टीम जा चुकी तो लोअर हाफ में कितनी जाएगी 6। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आपको अपर हाफ देखना है तो आप प्लस करेंगे और लोअर हाफ में आप करेंगे माइनस, यानी कि 13 - 1 अपॉन में 2, 13 - 1 अपॉन 2 12 अपॉन 2 यानी कि 6। तो लोअर हाफ में कितनी चली गई 6। अब अपर हाफ में टोटल बायस कितनी जाएगी, टोटल बाय -4। अब हमारे पास जब हमने वो कैलकुलेशन की थी हमारे पास टोटल बाय कितनी आई थी 3 आई थी। 3 - 1 अपॉन में 2, इसका आ जाएगा 1, क्योंकि 2 अपॉन में 2 1 आता है ना, तो हम अपर हाफ में कितने बाय देंगे 1। लोअर हाफ में कितनी बाय जाएंगी
3 बाय है हमारी टोटल, उसमें +1 किया, ठीक है, अपॉन में 2, ये 2, क्योंकि 4/2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको कैसे याद रहेगा आपको, कि जब भी हम टोटल नंबर ऑफ टीम निकालेंगे कि कितनी टीम अपर हाफ में जाएगी, कितनी टीम लोअर हाफ में जाएगी, तो पहला फॉर्मूला होगा प्लस माइनस, ठीक है। अपर हाफ के लिए प्लस होगा, लोअर हाफ के लिए माइनस होगा, और सेम नीचे क्या होगा, नीचे जब हम बायस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। ये याद रखना, ये बाय के लिए होगा और ये टीम के लिए होगा कि कितनी टीम, और इसमें टोटल टीम देखी जाएगी, इसमें टोटल बाय देखे जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा आ गया फिक्सचर्स। हमने क्या देखा था कि टोटल टीम में कितने बाय जाएगी, 3, अपर हाफ में 1 और लोअर हाफ में 2। अब हम बाय को डिवाइड कैसे करते हैं, बाय को डिवाइड करने का सबसे इजी वे ही है ये, मतलब इजी ही होता है वे। सबसे पहले हम बाय देते हैं लोअर हाफ की लास्ट टीम को, जैसे ही हम लोअर हाफ की लास्ट टीम को बाय देंगे, फिर सेकंड बाय हमारा जाएगा अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, ठीक है, अपर हाफ की फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, ठीक है, लोअर हाफ की फर्स्ट टीम, इनको जाएगा बाय। तो सबसे पहले लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, ये इनका रूल होता है, जैसे लास्ट फर्स्ट फर्स्ट लास्ट, लास्ट, ठीक है, फर्स्ट, फिर यहाँ पे फर्स्ट, फिर यहाँ पे लास्ट। जब हम लास्ट टीम को सबसे पहला बाय जाएगा हमारा, फिर फर्स्ट टीम को जाएगा अपर हाफ की सेकंड बाय, थर्ड बाय हमारा जाएगा लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, फोर्थ बाय हमारा कहाँ जाएगा, अपर हाफ की लास्ट टीम को, और ये सीक्वेंस बना रहता है। अब आपने से लास्ट में दिया, फिर फर्स्ट, लास्ट में दिया, फिर ऊपर क्या दिया, फर्स्ट में दिया, फिर फर्स्ट में दिया, फिर लास्ट में दिया, फिर आप फर्स्ट में दोगे, फिर आप लास्ट में दोगे, तो ये पैटर्न है, इसका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। आपसे ज्यादा वो 13 टीम का, 11 टीमों का, 15 टीमों का पूछ लेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पहले हम लास्ट टीम को देते हैं, फिर हम फर्स्ट टीम को देते हैं अपर हाफ की, फिर उसके बाद वापस लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को देते हैं, देन फिर वापस अपर हाफ की लास्ट टीम, ठीक है। अपर आप डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो ना तो आप लाइन डिवाइड करें ना, कि ऊपर हाफ, अपर हाफ में 7 टीम है, लोअर हाफ में 6 टीम रहेंगी। पेंसिल से करना, क्योंकि उसमें लाइन अलाउड नहीं होती, तो पेंसिल से करना, फिर इनका आप मैच करा सकते हो। अब मैच के लिए क्या होगा, हमने कितने राउंड देखे थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, इसके बाद हमें विनर मिल जाता है। जब हमने इन टीमों को बाय दे दी तो ये पहले मैच में नहीं खेलेंगी, तो इसका मतलब पहले मैच में कौन खेलेगा, सेकंड और थर्ड टीम, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 9, 10, 11, 12, ठीक है, बाकी 3 बाय में। इस टीम, इन दोनों टीम का मैच हुआ, कौन जीती, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का मैच हुआ, कौन जीती, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ का हुआ सेवंथ। अब 8th और 10th का मैच हुआ, क्योंकि 9th और 10th में कौन जीती, 10th, ठीक है। फिर 11th और 12th में 11th और 13 बाय में थी, तो 11 जीती है, तो 13 से इसका मैच होगा। सेकेंड राउंड में किस किसका मैच होगा, फर्स्ट का थर्ड से, थर्ड का 7 से, 8th का 10 से, 11th का 13 से। फिर थर्ड राउंड में कौन जीता, फर्स्ट जीती, फोर्थ जीती, 8th जीती, 11th जीती, ठीक है। अब इन दोनों का मैच होगा, इन चारों का मैच होगा एक साथ। फिर उसके बाद हमारे लास्ट हमें सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएंगे, 2 टीम जो हमारे लास्ट में कॉम्पीट करेंगी, कौन कौन सी, फर्स्ट और 11th। फिर विजेता टीम हमारी क्या हो जाएगी, 11वीं टीम, ठीक है, एंड में विजेता टीम आ जाएगी। ध्यान से देख लो आप इस फिक्सचर को कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ बाय देना है, टोटल टीम कैसी बटी है और कैसे जीते हैं, या कितने राउंड हमने लगाए हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों की सूची बनाएं। अब हमें कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करनी होती है, किसी भी चीज को प्रारंभ करना होता है, कोई भी चीज करते हैं तो हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, जैसे स्कूल में भी हमारी प्लानिंग्स होती है। अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो कोई टीम होती है जो बच्चों को डांस सिखाती है, सिंगिंग सिखाती है, जो उनको तैयार करती है। फिर कोई टीम होती है जो वहां पे डेकोरेशन वगैरह करवाती है, कोई टीम होती है जो उसको ऑर्गेनाइज करवाती है। तो सेम ऐसे ही कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमें टीम्स चाहिए होती है जो उसको ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। तो हमें उसकी सूची बनाने की कौन कौन सी टीम्स होती हैं। सबसे पहले होती है प्रबंध समिति, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। अब ऑर्गेनाइजेशन कमेटी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी उस गेम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब वो गेम कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, कैसे किया जाएगा, कौन कौन सी टीम का क्या काम रहेगा, वो सब काम किसका होता है, ऑर्गेनाइज टीम का, यानी कि प्रबंध समिति का। सेकंड टीम हमारी कौन सी होती है, कार्य समिति। अब कार्य समिति क्या होती है,
जो लोग वहां पे वर्कर्स होंगे, जो लोग वहां पे काम करेंगे, ठीक है, मतलब जैसे मैट बिछा, अगर कोई चेस वगैरह का गेम है, टेबल्स लगाना, चेयर लगाना, सारे चेस के प्रोडक्ट रखना, इन सब का काम कौन करता है? कार्य समिति। सॉरी, परिवहन समिति क्या करती है? अब ट्रांसपोर्ट कमेटी क्या करती है? परिवहन समिति का काम होता है कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, यानी कि जब भी वो अराइव करते हैं वहां पे, तो उनको वहां से होटल लेके जाना। अब होटल से उनको मैच भी तो खेलने आना पड़ेगा, तो उनको स्टेडियम तक लेके जाना और स्टेडियम से वापस फिर होटल में पहुंचाना। जब उनका मैच खत्म हो जाए तो वापस होटल से उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो परिवहन समिति का क्या काम होता है? उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। किनको? प्लेयर्स को, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे प्रबंध समिति होगी, कार्य समिति होगी, परिवहन समिति होगी, तो इनके नाम से ही आपको पता लग रहा है इनके कार्य क्या है, ठीक है। तो आप वैसे भी लिख के आ सकते हो कि इनका कार्य ये होता है, ये ऐसे ऐसे करते हैं, और पॉइंट्स में लिख के आओगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा कि कौन कौन सी कार्य समिति होगी है, कौन कौन सी कार्य समिति होती है, उसका कार्य नहीं पूछा कि वो क्या करती है। अगर आपसे उसका कार्य पूछ ले तो आप पॉइंट्स में लिख के आना, जैसे कि परिवहन समिति निम्नलिखित कार्य करती है। निम्नलिखित कौन कौन से? पहला कार्य, खिलाड़ियों को उनकी डेस्टिनेशन से होटल तक पहुंचाना, ठीक है। सेकंड कार्य, सेकंड में वो क्या करती है कि खिलाड़ियों को होटल से स्टेडियम तक मैच के लिए पहुंचाना। थर्ड काम क्या करती है? खिलाड़ियों को स्टेडियम से होटल तक पहुंचाना और खिलाड़ियों के लिए परिवहन की सारी मतलब जिम्मेदारियां उठाना परिवहन समिति का काम होता है कि उनको कौन सी चीज दी जाएगी। अब जैसे कोई प्लेयर है वो दिल्ली से आता है पर मैच मुंबई में है, तो प्लेन्स की टिकट्स वगैरह वो सब भी परिवहन समिति ही करती है, यानी कि टोटली ट्रांसपोर्ट का जितना काम होता है वो कौन करता है? परिवहन समिति। फोर्थ कौन सी होती है? भोजन तथा आवास समिति। अब भोजन तथा आवास समिति क्या करती है? रिफ्रेशमेंट एंड आवास को हम बोलते हैं जहां हम रहते हैं, ठीक है। समिति ये डिसाइड करती है कि रिफ्रेशमेंट्स में क्या आएगा, कैसे कैसे होगा, रिफ्रेशमेंट कितने बजे की होगी, या फिर रिफ्रेशमेंट ये अप्लाई करवाते हैं। जैसे कि हम कैंटीन वगैरह जाते हैं ना, तो वहां पे रिफ्रेशमेंट्स होती हैं और बहुत सारे होते हैं लोग जो कैंटीन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनका काम होता है कि ये रिफ्रेशमेंट मंगवाएं प्लेयर्स के लिए। जब भी हम कोई गेम खेलने जाते हैं हमें नीड होती है खाने की भी, एनर्जी की भी। अब वहां जाते ही हम डायरेक्टली हम घर से खा के गए हैं बट हमें पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि हम वहां जाके खेल सके। तो रिफ्रेशमेंट समिति उनका खाना पीना सब देखती है। फिर आवास समिति क्या करती है? उनके रहने का जगह, कि वो कौन से होटल में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, है ना, उनका चेकिंग चेकआउट, ये सब कौन करता है? भोजन तथा आवास समिति, ठीक है। फिर पांचवा आता है अधिकारियों के लिए समिति। अब जो वहां के वर्कर्स होते हैं ना, मतलब बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, जजेस होते हैं, ये सब होते हैं, ये सारे वहां पे काम ही करते हैं, अधिकारी होते हैं वहां के। तो उनके लिए भी समिति होती है कि लाइक किसको क्या क्या रोल करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उनके लिए सीट प्रोवाइड की गई है, कहाँ उनको रहना है, या फिर उनके मतलब अगर वो बोलने के लिए आए हैं, मतलब स्पीच देने आए हैं कोई, तो उनकी स्पीच क्या होगी, कब देंगे, कितने बजे, टाइम वगैरह, ये सब कौन देखता है? अधिकारियों के लिए समिति। फिर खेल मैदान में उपकरण समिति। अब हम कोई मैच खेल रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, उसके लिए उपकरण भी चाहिए। अगर हम चेस खेल रहे हैं सपोज, हमें उसका बोर्ड चाहिए, चेस बोर्ड, चेस की गोटियां होनी चाहिए हमारे पास, क्रिकेट खेलने बैट चाहिए, बॉल चाहिए, पैड चाहिए, हेलमेट चाहिए, है ना, और उसके प्रॉपर ड्रेस भी होना चाहिए। अब आप किसी भी ड्रेस में नहीं खेल सकते, जीन्स शर्ट में नहीं खेल सकते, है ना, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। तो वो सब कौन देखता है? खेल मैदान व उपकरण समिति। ये हमारे उपकरण देखते हैं, हमें क्या क्या नीड है उस खेल में, और ये सब वो प्रोवाइड करवाते हैं। फिर प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। अब प्रतियोगिता कार्यक्रम होगा तो लोग आएंगे, उनको कैसे बिठाना है, प्रतियोगिता कैसे चालू होगी, क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे तक का मैच होगा, और कैसे कैसे चलेगा, कौन जीता कौन हारा, इसका अनाउंसमेंट करना, फिर एंड में जाके हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट करना अवार्ड्स वगैरह, तो वो सब कौन करता है? प्रतियोगिता कार्यक्रम समिति। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्लियर है कि कौन कौन सी समिति होती है और वो क्या क्या कार्य करती है, ठीक है। उनके नाम से आप पता कर सकते हो कि वो क्या कार्य करती है। आप अगर आप भूल गए, सपोज आप भूल गए कि भोजन और आवास योजना, आवास समिति क्या करती है, तो आप सिंपल लिख दो कि भोजन, भोजन मतलब रिफ्रेशमेंट होता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है वैसे। तो भोजन मतलब रिफ्रेशमेंट होता है। रिफ्रेशमेंट हमें कब मिलते हैं? जब हम कोई काम करते हैं, खेलने जाते हैं, रिफ्रेशमेंट लाता कौन है? तो उनका काम होता है। तो आप सिंपल लिख देना कि भोजन समिति का काम होता है कि रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना, भोजन प्रोवाइड करना खिलाड़ियों को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन,
स्वागत और सजावट समिति के कार्य बताइए। ठीक है, अब सजावट और स्वागत समिति के क्या कार्य होते हैं वो आपसे अलग में भी पूछ सकता है कि इस कमेटी के कार्य बताओ, इस कमेटी के कार्य बताओ। तो आपको हर कमेटी का पता होना चाहिए, अगर आप भूल जाओ तो उसके नाम से जान लो। सजावट तथा समारोह समिति का कार्य प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले ही कर लिया जाता है। फिर भी अगर कोई काम करता है तो यह समिति उसे दूर करती है। इसका कार्य सभी मैदानों को स्टेडियम में मिलाना होता है और खेल की जगह इन सब की सजावट करना होता है। यह समिति अपना कार्य खेल शुरू होने से पहले ही कर लेती है। यदि अगर बाद में कोई समस्या आती है तो उसे दूर भी कर देती है। अब सजावट तथा स्वागत समिति का क्या होगा? अब स्वागत समिति का तो आपको पता है कि जब भी प्लेयर्स आएंगे उनका वेलकम करना, उनको मतलब स्पेशल फील करवाना, ये सब तो स्वागत समिति का हो गया। अब बची सजावट समिति। अब सजावट समिति क्या करती होगी? ऑब्वियसली सजाती होगी, पर क्या सजाती होगी? अब सजावट समिति का काम ये होता है कि लाइक अगर मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच है सपोज, ठीक है, तो हर टीम के लिए रूम तैयार करना, हर टीम का रूम अच्छा होना चाहिए, हर टीम के जो चेयर्स वगैरह हैं या फिर उनका कैबिन है वो साफ रहना चाहिए, अच्छे से डेकोरेट होना चाहिए, लाइक उनको फील ना हो कि मतलब उसके लिए कुछ कार्य नहीं किया गया है। ग्राउंड की सफाई करना, ग्राउंड में अच्छे से, जब भी हम क्रिकेट मैच खेलते हैं मतलब देखते हैं खेलते हुए, तो हमने देखा होगा उसके ग्रासेस पे सभी जो भी उनको प्रोवाइड करवा रहा होता है, जब भी जो भी उनको प्रोड्यूस करवा रहा होता है, उनके मार्क बने होते हैं। जैसे कोई भी टीम होगी, जैसे एयरटेल का हो गया या कोई भी उनको प्रोड्यूस कर रही है, तो उनके वो बने रहते हैं ना ग्राउंड पे, और साथ में जो बाउंड्री होती है उस पे उनका वो भी लगा होता है लोगो, है ना। तो वो सब कौन से जाता है? सजावट समिति। अगर उस टाइम पे मतलब वो क्रिकेट मतलब मैच से पहले ही सजा देते हैं, बट अगर मैच खेलते खेलते वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको भी ठीक करना किसका काम होता है? सजावट समिति का। सजावट समिति का काम समझ में आया कि जो भी ग्राउंड वगैरह होता है मैच का, उनको सजाना, और अगर कमी रह जाती है या फिर बाद में कोई कमी आती है तो उसको भी दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन समिति के योगदान के कार्य बताएं। विज्ञापन समिति क्या करती है? विज्ञापन समिति हमारे अंदर क्या योगदान करती है? अब विज्ञापन का मतलब क्या होता है? प्रचार। ठीक है, अब विज्ञापन हम देखते हैं, हम ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, फोन पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह अब हम ऐड देख सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐड चलाई क्यों जाती है? ऑब्वियसली अपने प्रमोशन के लिए। बट प्रमोशन के अलावा वो ऐड क्या करती है? प्रमोशन के अलावा वो ऐड करती है उसका प्रचार। प्रचार भी प्रमोशन ही होता है, बट हमें उससे क्या पता लगता है कि वो कब आएगा, कब लॉन्च होगा, कितने से कितने बजे तक की उसकी टाइमिंग है, कौन उसको लॉन्च कर रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, ये सब पता लगता है। तो सेम हमारे स्पोर्ट्स में भी होती है एक विज्ञापन समिति। अब इसके कार्य क्या होते हैं? प्रचार समिति अर्थ विज्ञान समिति के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षित टीम आदि को पहले ही प्रतियोगिता की जानकारी भेजती है। यह समिति प्रतियोगिता के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम जैसे पोस्टर, टेलीविजन, समाचार पत्र, टीवी इत्यादि द्वारा प्रचार करती है। इस समिति का मुख्य कार्य प्रतियोगिता की तिथि, स्थान व प्रतियोगिता के कार्यक्रम के बारे में जानकारी भेजना है। इस समिति की मुख्य जिम्मेदारी खेल का प्रचार करना है। प्रचार करने से अत्यधिक दर्शक प्रतियोगिता को देखने के लिए आते हैं। अब आप सपोज करो आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, मतलब बहुत बड़े, आप उसका एक भी एपिसोड नहीं छोड़ सकते, बट एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हुई कि इतने तारीख से इतने तारीख तक मैच चलेगा आईपीएल का, या इतने तारीख से इतने तारीख वर्ल्ड कप का मैच चलेगा, T20, कितना भी मैच चल रहा हो, आपको खबर ही नहीं है कि वो कब से कब चलेगी। क्या आप उसे देखोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो कब से कब चलेगा, क्योंकि 24 घंटे तो आप स्पोर्ट्स का वो लगा के नहीं बैठे रहते होगे चैनल कि अब आएगा नहीं ना। तो आपको पता लगता है एड्स पे, और डिफरेंट चैनल्स पे भी आती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको टीआरपी दे, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको देखें। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं कि मैच चल रहा है ना, और मैच चल रहा है बट आपको पता ही नहीं ना उसका कोई प्रचार हुआ ना, उन्होंने डेट बताई किस किस के बीच में, ये भी नहीं बताया कौन सा मैच है, आईपीएल है, T20 वर्ल्ड कप है, क्या है, कुछ नहीं पता आपको। ये भी नहीं पता कि वो कौन से देश में हो रहा है, कौन से शहर में हो रहा है, कौन से स्टेडियम में हो रहा है। तो क्या होगा? ना कोई इसको देखने जाएगा, ना कोई इसको टीवी पे देखेगा, ना उसको टीआरपी मिलेगी, ना वो पैसा कमा पाएंगे। तो इसलिए भी विज्ञापन समिति जरूरी है हमारे लिए। प्रचार समिति हमें टाइम बताती है, डेट बताती है, किस किस के बीच में मैच है ये बताती है, कौन सा मैच चल रहा है ये बताती है। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक उस मैच को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें टीआरपी मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम में भी ये मैच देखने जाते हैं।
ठीक है। तो प्रचार समिति का क्या होता है? प्रचार करना। कहाँ कहाँ पे? टीवी पे, मैगजीन पे, टेलीविजन पे, टेलीविजन और टीवी सेम ही होता है, यूट्यूब पे, ठीक है, इंस्टाग्राम और जितने भी आपको पता है ना सोशल मीडिया ऐप या फिर जितने भी आपको प्रचार के वो पता है वो सब लिख दो। समाचार पत्र, मैगजीन, रेडियो, सब पे ये अनाउंसमेंट होती है, ठीक है। तो समिति के क्या करे, क्या होते हैं प्रचार समिति के? उनका प्रचार करना। 6th क्वेश्चन, योग क्या है? अब योग क्या होती है? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है। योग का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौमिक मिलन। योग केवल एक शारीरिक व्यायाम है बल्कि मानव, मनुष्य और आत्मा की अनंत संभावना है। अब योग क्या होता है? योग शब्द संस्कृत शब्द के युज शब्द से मिलकर बना है, ये हम सबको याद हो चुका है। योग कौन लाया था? योग से परिचित हमें किसने कराया था? ऋषि पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने करवाया था। ये तो आपको रट्टा लग जाना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। अब योग होता क्या है? योग शब्द हमें संस्कृत शब्द के युज शब्द से लिया गया है, ठीक है। अब युज शब्द का मतलब क्या होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ठीक है, या फिर सार्वभौमिक मिलन, ठीक है, जिसमें हम अपने शरीर को अपनी आत्मा से मिलाते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? योग। योग ना केवल शारीरिक होती है बल्कि सामाजिक और मानसिक 3 प्रकार की होती है, ठीक है। योग क्वेश्चन क्लियर है? अब धनुषाकार पैर के लक्षण और कारण बताइए। अब धनुषाकार पैर होते हैं, उसके लक्षण और हमें कारण बताने, यानी कि नौकनी, ठीक है, नौकनी कम होती है बट धनुषाकार पैर ज्यादा हो जाते हैं, जो बिल्कुल ऐसे टिल्ट हो जाते हैं ना, इनको बोलते हैं धनुषाकार पैर, ठीक है। इसके लक्षण क्या होते हैं? दोनों घुटनों के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। जब घुटनों के बीच की दूरी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है उसको क्या हम बोलते हैं? धनुषाकार पैर। फिर खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं। जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं तो उसमें घुटने हमारे बाहर की ओर चले जाते हैं। जो पोलियो वाले लोग होते हैं, जिनको पोलियो हो जाता है, उनके संग भी मैक्सिमम ये होता है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, या फिर क्या प्रॉब्लम होती है उन्हें। अब जब भी हम चलते हैं, खड़े होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, घूमने जाते हैं, तब हमारे पैर ऐसे हो जाते हैं। थर्ड, टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। तो हमें सबको पता है कि टांगों की आकृति क्या हो जाती है? धनुषाकार, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? धनुषाकार पैर। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? घुटनों को लेटरल लिगामेंट, मीडियम लिगामेंट का अपेक्षा से ज्यादा बढ़ जाना। घुटनों के अंदर 2 लिगामेंट होते हैं, एक होता है लेटरल और एक होता है मीडियम। जब हमारा लेटरल जो फिलामेंट है वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है मीडियम फिलामेंट से, तो हमारे पैर धनुषाकार बन जाते हैं, ठीक है। लास्ट, हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, अच्छा कैल्शियम नहीं मिलता या फिर प्रोटीन नहीं मिलता। तो लंबे समय तक सुखासन में बैठना। सुखासन क्या होता है? जब भी हम पैर फोल्ड करके बैठते हैं, तो लंबे समय तक उस आसन में बैठना भी हमारा क्या होता है? कारण होता है। गलत तरीके से चलना, हमारे चलने का पोस्चर भी अगर गलत है, अब मैं ऐसे ऐसे चल रही हूँ, ठीक है, बट हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए? हमें सीधे चलना है, सीधे रहना है और सीधे चलेंगे। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है किसका? धनुषाकार पैर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का खेल में कम भागीदारी क्यों है? महिलाओं के खेल में कम भागीदारी क्यों है? पहला, घर वालों का ना मानना। अब घर वाले नहीं मानते, हर लड़कियों को अलाउड नहीं होता कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में जाए। मैक्सिमम घर वालों की सोच थोड़ी रूढ़िवादी होती है, तो वो सोचते हैं कि लड़कियां पढ़े भी ना, बट कुछ कुछ होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, बट उनकी सोच ये रहती है कि वो स्पोर्ट्स में जान रहे, क्योंकि उसमें करियर ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। तो घर वालों का ना मानना, रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच मतलब पुरानी सोच रखना कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती, उनको सिर्फ चूल्हा चौका करना चाहिए, ठीक है। तो ये सोच भी क्या करवाती है? महिलाओं का कम भागीदारी। फिर समाज, सोसाइटी, सोसाइटी की सोच। अब जैसे हमारे पेरेंट्स मान गए कि हम ये करेंगे, बट सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। अगर हम स्टेडियम जा रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो बात हमारे अपने तक रहे। बट हम किसी इंटरनेशनल मैच में नहीं खेल सकते, नेशनल मैच में नहीं खेल सकते, स्टेट मैच में नहीं खेल सकते, क्योंकि वो न्यूज में छप जाता है। तो ये सोच भी होती है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो ठीक कर रही है, क्या वो ठीक नहीं कर रही है। सोसाइटी भी उसको एक बंधन बन जाती है उसके लिए कि वो किसी भी स्पोर्ट्स में भागीदारी ना दे। नेक्स्ट, भौतिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस लड़कियों की बहुत कम होती है। अगर आपको पता हो, वो फिजिकली फिट नहीं रहते, उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है बिकॉज ऑफ जो भी उनके पीरियड्स वगैरह चलते हैं, उससे भी, मानसिक जो वो भी होती है उनसे भी, ठीक है। फिर उन पे डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है, वो थोड़ी
थोड़ी सी मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं बट थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी इमोशनली ज्यादा अटैच्ड होती हैं, वो भी इनको रोकता है क्या, भौतिक स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल फिटनेस भी रोकती है उनको। वो इतनी फिजिकल फिट नहीं हो सकती कि इसमें पार्टिसिपेट कर सके। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, पीसीओएस, पीसीओडी, ये सब बीमारियां भी हो सकती हैं जो उसको रोकती हूँ। फिर लास्ट है महिला कोच ना होना। अब मैच में महिला कोच नहीं होती, इस वजह से भी लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि वो प्रेफर करती हैं कि उनकी कोच जो हो महिला हो एज कम्पेयर टू मैन। मैन नहीं होना चाहिए उनका, ठीक है, कोच। क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें वो हैरेस फील करती हैं, कुछ भी जो भी उनके मानना है या फिर जो भी उनकी मानसिक स्थिति में है, तो उस हिसाब से वो प्रेफर करती है कि महिला कोच हो। बट महिला भागीदारी ही नहीं ले रही, महिला मैच ही नहीं खेल रही, तो महिला कोच कहाँ से मिलेगी। तो महिला कोच का कम संख्या में होना भी एक वो है, रीजन है उनकी कम भागीदारी होने का। 9th क्वेश्चन, आसन से आप क्या समझते हैं। आसन क्या होता है। आसन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के खड़े होने पर, आराम करने के लिए, हिलने या सोते समय उसकी शारीरिक स्थिति से है। जो भी हम खड़े होने के लिए, बैठने के लिए, है ना, लेटने के लिए, सोते समय, चलते समय, दौड़ते समय जो भी हमारा पोस्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आसन। तो आसन का सिंपल यही है। 5 से 17 वर्ष के बच्चे या युवाओं को व्यायाम से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब इनके क्या लाभ प्राप्त होते हैं इनको। नियमित व्यायाम से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़े मजबूत रहते हैं। जब भी 5 से 17 साल के वर्ष के बच्चे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योग वगैरह करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती है, और उस टाइम हमारे रहने भी चाहिए ताकि आगे जाके हमें हेल्पफुल हो। क्योंकि हमारी जब हम टीन एज में होते हैं या बचपन में होते हैं तो हमारी हड्डी जोड़ी जा सकती है, वो अपने आप को बिल्ड कर लेती है जोड़ने के लिए, बट आगे जाके हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, कहीं कहीं केसों में नहीं जुड़ पाती। इसलिए भी हमें 5 से 17 साल तक एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। फिर हृदय और रक्त वाहिका प्रणाली मजबूत होती है, यानी कि हृदय और जो हमारी रेस्पिरेशनल सिस्टम है वो सब मजबूत होता है। स्नायु एवं पेशी तंत्र मजबूत होते हैं, यानी कि पेशियां जो होती है, मांसपेशियां वगैरह, ये सब हमारी मजबूत होती है। शरीर की स्वास्थ्य संरचना बनाए रखने में सहायता करता है, यानी कि हमें फिजिकली फिट रहने में सहायता करता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन भी क्लियर है। 11th, एथलीट्रॉइड से आप क्या समझते हैं और यह क्या है। महिला एथलीट्रॉइड 3 संबंध स्थितियों का एक सिंड्रोम है जो आमतौर पर किशोर या वयस्क महिला एथलीटों में देखा जाता है, जो आपकी ऊर्जा जोखिमों को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो अतः अल्प पोषित बना देता है। एथलीट्रॉइड क्या होता है, ये 3 सिंड्रोम से मिलके बना होता है, और वो 3 सिंड्रोम क्या है वो आप आगे जाके पढ़ेंगे जब आप अगर कॉलेज वगैरह में भी परस्यू करते हैं फिजिकल एजुकेशन तब। तो वो 3 सिंड्रोम क्या करते हैं महिलाओं के, ये महिलाओं में ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं का रहता है कि अगर उनका 1 किलो भी वजन बढ़ गया तो वो सोचती हैं कि मैं हाई में कितनी मोटी हो गई। ठीक है, तो वो जो थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं ना, तो उसी से वो डाइट वगैरह चालू कर देते हैं, जो उनको डाइट पूरे दिन की एनर्जी के लिए चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिस वजह से उनको काम तो उतना ही करना है बट डाइट वो कम ले रही है। ठीक है, अब वो काम तो कम नहीं कर सकती बट डाइट कम कर रही है अपनी, क्यों, क्योंकि उनको पतला होना है, बट उनको ये नहीं पता कि उनकी बॉडी को ही इस चीज की नीड है, बट वो कम करती रहती है खाना, तो वो अल्प पोषित होने लग जाती है, उनके अंदर इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं रहती, ऊर्जा नहीं रहती कि वो और काम कर पाए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप दिन में 4 रोटी खाते हो, ठीक है, सपोज मतलब एक टाइम में आप 4 रोटी खा रहे हो, लंच में या डिनर में, कभी भी आप 4 रोटी खा रहे हो, अब मैं लंच या डिनर में से आपकी 4 रोटी में से 2 रोटी कर दूं कि भाई अब तुम 2 रोटी ही खाओगे, अब तुम एक्स्ट्रा रोटी नहीं लोगे, ये तुम्हारी डाइट है, तुम्हें पतला होना है, तुम्हारे अंदर अगले दिन वो एनर्जी ही नहीं बचेगी जो तुम्हारी 4 रोटी खाने के बाद होती थी। 4 रोटी खाने के बाद तुम सुबह से शाम तक उछल कूद करते थे, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, काम करना, घर वालों का काम करना, अगर वो कुछ बोलते हैं तो करना, आके होमवर्क करना, पढ़ाई करना, अपने सिलेबस कवर करना, जो भी दिन का रूटीन वो सब पूरा करना, वो तुम 4 रोटी खा के कर रहे थे, बट अब तुमने 2 कर दी, तो तुम स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे, वहां तक तो चलेगा, अब घर वालों ने कोई काम बोल दिया, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे क्योंकि तुम्हें पूरा ऊर्जा मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अब पूरा ऊर्जा नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं है, अब घर वालों ने काम बोला है, मना कर दोगे करने के लिए, फिर वो डांटेंगे कि काम के लिए मना कर देते हो, काम नहीं करते, वो फिर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि मैं करता तो हूँ ये वो। तो हमें अपने शरीर के अनुसार डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, जितना भी हमारे शरीर को नीडेड होता है। 12th क्वेश्चन, गोल शोल्डर की विकृति से आप क्या समझते हैं। गोल शोल्डर के 4 सुधारक उपाय बताएं। गोल शोल्डर मतलब जो गोल कंधे होते हैं, ठीक है, गोल कंधे विकृति है जिसमें कोशिश से जोड़ों और जोड़ों से जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां ऊपरी पीठ अत्यधिक गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रेचिंग, मुद्रा सुधार, मजबूत बनाने वाले व्यायाम करने चाहिए। तो गोल कंधे क्या होते हैं, जब हमारे कंधे गोल हो जाते हैं, नहीं,
गोल कंधे क्या होते हैं? जो हमारी पीठ जो है आगे की ओर झुकने लग जाती है और पीछे गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर हो जाते हैं। जैसे हमारी पीठ ऐसे हो गई, अब मेरे कंधे आगे की ओर है तो पीठ ऊपर की ओर बढ़ेगी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गोलाकार कंधे। अब इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, अच्छे पोस्चर को अपनाना चाहिए, मतलब सीधे बैठना चाहिए, सीधे खड़े होना चाहिए, सीधे खाना खाना चाहिए, सीधे बैठ के, मतलब झुकना नहीं चाहिए, लेटना भी सीधे चाहिए मैक्सिमम टाइम, मतलब आप सिकुड़ के ना लेटो तो ही अच्छा है। और अच्छी मुद्राएं, और मुद्राएं तो हो गई हमारी, मतलब अच्छी व्यायाम करनी चाहिए, ठीक है, कि हमें कौन कौन से व्यायाम नीडेड होते हैं उसको करने के लिए, कौन कौन सी योगा हो सकती हैं, जो आजकल जिम्नास्टिक वगैरह चल रहा है उनमें से भी कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा गोल कंधे। बच्चों के गामक विकास के चरण की व्याख्या कीजिए। बच्चों के गामक विकास के चरण क्या क्या होते हैं? बच्चों के गामक विकास के अध्ययन प्रभावशाली रूप से बाल अवस्था में निम्नलिखित 3 चरणों में होते हैं: 7 से 10, 3 से 6, 11 से 12। बुक में इतना ही लिखा है कि कौन कौन से 3 चरण होते हैं। मैं आपको आगे का बताती हूँ कैसे होते हैं 3 चरण। जब भी हम 7 से 10 वर्ष के बच्चों को, अगर हमने 2 गिलास में पानी ले रखा है, सपोज कीजिए, एक गिलास आधा भरा हुआ है, एक गिलास खाली है, बट ये वाला गिलास इस गिलास से पतला है मेरा, ठीक है, मैंने 2 गिलास ले रखे हैं, एक गिलास बड़ा है मेरा, एक गिलास मेरा पतला है, इसके अंदर इतनी मात्रा में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं बच्चों को दिखाऊंगी कि ये दोनों गिलास है मेरे पास और मैंने इसका पानी पलट दिया इसके अंदर। अब मैंने जब इसका पानी इसके अंदर पलटा ना तो ये फुल भर गया, ठीक है, ये फुल भर गया। मैं 7 से 10 साल के बच्चों की बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये गिलास पूरा भर गया। मैं उनसे पूछूंगी ना कि कौन सा गिलास सबसे ज्यादा भरा हुआ है, तो वो ये बोलेंगे, वो डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये बड़ा है गिलास, ठीक है, कि वो इसको बड़ा क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर फुल पानी भर गया है, ठीक है। तो इनका आंसर ये होता है। बट यही मैं अगर 11 से 12 साल के बच्चों में पूछूं तो वो डिफरेंस कर पाएंगे, उनको पता होता है उनके फ्रेंड्स क्या होते हैं या फिर उनको क्या करना होता है, ये अच्छे से डिफरेंस कर पाते हैं। अब प्रारंभिक बचपन वाले बच्चे अपनी धुन में मस्त रहते हैं। अगर मैंने उनको बोला लाइक मेरे पास एक गुड़िया है, मैंने उनको दिखाई कि ये गुड़िया होती है, वो मान लेंगे ये गुड़िया है। अब मैंने उनके सामने ही वो गुड़िया छुपा दी है, उनको पता है कि मैंने कहाँ छुपाई है, बट उनको क्या लगता है कि भाई वो गायब हो गई। 3 साल के बच्चे, फिर जैसे वो 4, 5, 6 साल में जाते हैं उनको पता लगने लग जाता है कि वो गायब नहीं हुई है, वो छुपा दी गई है। तो ऐसे ऐसे इनमें क्या होता है, गामक विकास। 3 से 6 साल के बच्चे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि छुपाने में और छुपने में क्या फर्क होता है। 7 से 10 साल के बच्चे डिफरेंस करने लग जा, मतलब डिफरेंस, उनको पता होता है कि कौन सी चीज हम बड़ी मानेंगे, जैसे जिसमें ज्यादा चीज आएगी वो बड़ी मानी जाएगी, तो उनको इतना नॉलेज होता है, बट वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। बट 11 से 12 वाले ये सब डिफरेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कामक विकास। 14th क्वेश्चन, पवन मुक्त आसन की विधि बताएं। पवन मुक्त आसन क्या होता है, उसकी विधि क्या होती है? इस आसन को करने के निम्नलिखित तरीके हैं। लेट कर किया जाता है, पीठ के बल सीधे लेट जाओ और जोड़ों को सीधा आराम करें। गहरी और नियमित रूप से बिना सांस ले, धीरे धीरे सांस लेते हुए जोड़ों को उठाएं और घुटनों को मोड़ें, ऊपर की ओर या छाती तक लाएं जब तक कि जांघ पेट से छू न जाए। घुटनों को अपनी जगह पर चिपका लें और उंगलियों को लॉक कर लें, ना कि घुटनों के बीच रखें, नाक को घुटनों के बीच रखें। धीरे धीरे बिना छोड़े और मूल स्थिति यानी कि स्वास्थ्य में वापस आए, उस पोस्चर में वापस आए। क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटते ही हम क्या करेंगे, हमारे पैर को उठाएंगे, हमारे पैर को हम अपनी पीठ से टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे सांस लेते हुए, ठीक है, फिर अपनी नाक को अपने घुटनों से टच करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी स्ट्रेच होगा, मतलब बैक वगैरह ये सब स्ट्रेच होगी हमारी पवन मुक्त आसन से। फिर जैसे ही हमें अपने पोस्चर में वापस आना है, हम धीरे धीरे सांस को रिलीज कर देंगे। हमने पहले ली थी पोस्चर में जाते हुए, अब पोस्चर को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे सांस रिलीज करेंगे, ठीक है। आप कोई भी योगा करते रहो तो उसके पोस्चर में जाने के लिए पहले हम सांस लेते हैं, फिर हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। 15th, मोटापे में वज्रासन कोई 2 लाभ बताए। लिखिए, मोटापे में वज्रासन के कोई 2 लाभ लिखने हैं। वज्रासन के 2 फायदे इस प्रकार हैं। पहला, पाचन में सुधार करने के लिए एसिडिटी और अल्सर को रोकने में मदद करता है। पाचन में सुधार करता है, एसिडिटी वगैरह को रोकने में मदद करता है। सेकंड, साइटिका और पीठ के निचले हिस्से की गंभीर समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए यह एक अच्छी ध्यान मुद्रा है। जो भी हमारे पेट से नीचे या पेट से नीचे होते हैं ना, फैट वगैरह जम जाता है, तो हम अगर ये आसन करते हैं, कौन सा आसन, वज्र आसन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि वो फैट कम होने लग जाता है। और अगर आपकी फैट नहीं है तो उस फैट को वो आने भी नहीं देगा, हम अगर वज्र आसन करेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गोमुख आसन के सीमाओं का वर्णन कीजिए। अब गोमुख आसन क्या होता है, गोमुख आसन हम कैसे करते हैं, या गोमुख आसन हमें कैसे करना होता है, और क्या क्या इनकी सीमाएं होती हैं। हर योग की कोई ना कोई सीमाएं होती है, यानी कि वो किसी चीज में बेनिफिशियल होगा बट किसी चीज के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। तो गोमुख आसन का देखते हैं। गोमुख आसन के निम्नलिखित सीमाओं का वर्णन इस प्रकार है। जो लोग कंधे, घुटने या पीठ दर्द से पीड़ित हैं उन्हें इससे बचाव करना चाहिए। घुटनों की किसी प्रकृति की चोट समस्याओं से पीड़ित हो तो इससे बचें। हमें गोमुख आसन में हमारी पीठ, घुटने, पैर इन सब की स्ट्रेचिंग होती है, बट अगर हमें पीठ की, घुटने की, कमर की, कोई कंधे की कोई प्रॉब्लम है तो हमें गोमुख आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो गोमुख आसन की सीमाएं क्या हो गई कि जो भी इंसान घुटने के दर्द, पीठ, कंधे इन सब से किसी चोट से पीड़ित है इन सब की, तो उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। वो कोई एक भी हो सकता है, कंधे की अगर चोट है तब भी आपको नहीं करना चाहिए, पीठ की है, तीनों की है तब भी नहीं करना चाहिए। 17th क्वेश्चन, सकारात्मक व्यवहार की रणनीति को संक्षेप में समझाइए। सकारात्मक व्यवहार यानी कि पॉजिटिव बिहेवियर। अब पॉजिटिव बिहेवियर क्यों करा जाता है? सकारात्मक व्यवहार की रणनीति सकारात्मक दृष्टि दिखाने और विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों के साथ स्वास्थ्य बातचीत करने से संबंधित है। शिक्षकों को नकारात्मक व्यवहार को रोकना चाहिए और इन बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है कि हम बच्चों, मतलब जो भी टीचर है वहां का, स्पेशल हो या नॉर्मल हो, वो उनको कोई सिंपैथी ना दे, उनको दूसरों से अलग ना समझे, उनको उस क्लास का हिस्सा समझे। जैसी एक्टिविटीज वो उनसे करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो नॉर्मल बच्चों से एक्टिविटीज करवा रहे हैं वो ऐसे ही करवाएं कि जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सके। फिर उनसे बातचीत का पोस्चर अच्छा रखें, उनसे बातचीत का तरीका अच्छा रखें, कोई उनको चिढ़ाए ना, कोई उनको बुली ना करे। स्टूडेंट्स को भी सिखाएं कि कैसे उनके साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो जितनी नॉलेज वो दे सकते हैं उनके बारे में, वो हमारी किस में आती है? सकारात्मक व्यवहार में, ठीक है। 18th क्वेश्चन, श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति कोई 5 विकलांगता शिष्टाचार बताइए। अब श्रवण हानि कौन से होते हैं? जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति दिखाए जाने वाले विभिन्न विकलांगता शिष्टाचार है। हाथ हिलाकर या कंधे पर थपकी देकर व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करें। अब वो ना सुन सकता है ना वो बोल सकता है, ठीक है। तो हम उसको कैसे आकर्षित करेंगे? मेंबर हाथ हिला के या फिर उसके कंधे पे टैप करके कि लाइक हम उसको बुला रहे हैं या फिर हमें उससे बात करनी है, ऐसे हम उसको बुला सकते हैं, ठीक है। यदि आप और व्यक्ति इससे परिचित हैं तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करें। स्पेशल लैंग्वेज होती है, जो बोल नहीं सकते बच्चों के लिए, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है ना, जैसे अंधों के लिए ब्रेल लिपि है ना, बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज से अगर आप परिचित हैं तो साइन लैंग्वेज से बात करें आप, ठीक है। व्यक्तित्व को सीधे देखें और स्पष्ट रूप से बोलें। अब जो व्यक्ति सुन नहीं सकता ना, वो थोड़ा तेज होता है, वो लिप सिंक पढ़ सकता है, तो आप व्यक्ति के सामने खड़े रहें, व्यक्ति को सामने देखते हुए धीरे धीरे बोलें अपनी बात को, ताकि वो लिप्स रीड कर ले, ठीक है। तो ये क्या हो गया 18 क्वेश्चन का आंसर कि श्रवण हानि वाले लोगों के प्रति आप कैसे शिष्टाचार कर सकते हैं, ठीक है। 19th, संतुलित आहार किसे कहते हैं और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति की अपेक्षा अनुसार सारे तत्व जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि हो। संतुलित आहार क्या होता है कि जिसके अंदर सब हो, ठीक है। क्या क्या? वसा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, मिनरल्स वगैरह सब हो, ठीक है। इसके कार्य निम्नलिखित है। हमें काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा संतुलित आहार से मिलती है। यह व्यक्ति की बुद्धि और विकास में सहायता करता है। संतुलित आहार से हमारे शरीर में सारे अंग सही प्रकार बिना थके कार्य करते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ावा देता है। शरीर में होने वाली हर प्रकार की बीमारियों से बचाता है तथा शरीर का सही भार बनाए रखता है। संतुलित आहार से हमारा वेट बैलेंस रहता है, हमें बैलेंस्ड वेट मिलता है क्योंकि हम बैलेंस डाइट खाते हैं, ठीक है। हम स्वस्थ रहते हैं और हमें हेल्प करता है पूरे दिन का काम करने में, एनर्जी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। थकावट नहीं होने देता, शरीर को संतुलित बनाए रखता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है हमारी और रोग से हमें दूर रखता है। 20th क्वेश्चन, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना उपयोगी है? अब हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना उपयोगी है? प्रोटीन कोशिका के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रोटीन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर जैसे तत्वों से भी बनी होती है। प्रोटीन शरीर में अमीनो अम्लों के द्वारा रक्त में मिल जाती है। अमीनो अम्लों का प्रयोग शरीर के द्वारा मांसपेशियों, नखूनों, त्वचा, बालों को आंतरिक अंगों की निर्माण करने में होता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे
कोशिका के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। कोशिका मतलब सेल के निर्माण के लिए, सेल से ही तो हम बनते हैं। अब सेल से हम बने तो सेल के लिए तो प्रोटीन चाहिए हमें, तो प्रोटीन हमें किसके लिए जरूरी है? सेल डेवलप करने के लिए। अब कोशिका का निर्माण हो गया हमारा। अब ये बनता किससे है? प्रोटीन बनता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर जैसे पदार्थों से। ठीक है, इससे क्या फायदा होते हैं हमें? ये हमारी मदद करता है जो भी अमीनो अम्लों है उनको मिलाने में। ठीक है, और मांसपेशियों, नखूनों, त्वचा, बालों को ठीक रखने में या आंतरिक अंगों को मजबूत बनाए रखने में, ठीक रखने में। ठीक है, तो क्या काम आता है उसमें? हमारा प्रोटीन। 21 क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट क्या है? साधारण कार्बोहाइड्रेट के अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अलग अलग रासायनिक संयोजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। पहला प्रकार साधारण कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रकार जटिल कार्बोहाइड्रेट। साधारण कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये अनाज जैसे गेहूं, चावल आदि व रसीले फल जैसे गन्ना, चुकंदर, आम, अनाज, इन सब में पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये खाने में मीठा होता है और पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट पे। यह है साधारण कार्बोहाइड्रेट के विपरीत स्वाद में मीठा नहीं होता, यानी कि ये मीठा है तो ये मीठा नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्टार्च, ग्लूकोज प्रमुख होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज, जो किसमें पाए जाते हैं? आलू में, चावल में, गेहूं में, गाजर, मक्का, इन सब में पाए जाते हैं। और यह पानी में घुलनशील नहीं होता। जो काम ये करता है वो काम ये नहीं करेगा। तो आप याद रखना कि साधारण क्या होता है कि जो मीठा होता है खाने में किस किस से मिलता है? पानी में घुलनशील होता है। जटिल क्या होता है? जो पानी में घुलनशील नहीं होता, खाने में मीठा नहीं होता और चिपचिपा होता है या स्टार्च की उसमें मात्रा ज्यादा होती है, जैसे आलू, चावल, ये सब हो गए। ठीक है, 21 क्वेश्चन, जल हमारे लिए कितना उपयोगी होता है? जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल से हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है और हमारे रक्त में भी 90% भाग जल ही होता है। यह हमारे शरीर के तापमान को नियमित करता है। वह हमारे शरीर में जो 2% भाग जल के रूप में खो देते हैं, इसकी कमी को भी पूरा करता है। अब जल क्या होता है? जल हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग भी जल होता है और हमारे रक्त का 90% भाग भी जल होता है, 90%। ठीक है, तो ये जब हम कोई काम वाम करते हैं तो हमारा तो पसीने वगैरह आते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमारे जो 2% ऑफ भाग होता है पानी का, वो हम खो देते हैं। तो हमें रेगुलर 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो हमारे कम हुए हैं भाग 2%, उसको बढ़ाने में मदद करता है और उसको संतुलित बनाए रखता है। 22वां क्वेश्चन, अल्पाहार के नुकसान का क्या अर्थ है? अल्पाहार का क्या नुकसान होता है? डाइट। ठीक है, अल्पाहार के नुकसान का अर्थ है शरीर में कैलोरी की मात्रा कम, आहार को काफी कम कर देता है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। व्यक्ति थकान महसूस करता है और उसके शरीर में थकावट व दर्द रहता है। अब आप डाइट करें, मैंने जैसे आपको वहां बताया था महिलाओं के उसमें कि अब अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप उतना नहीं लोगे जितना आपके शरीर को नीडेड है या जितनी एनर्जी आपको पूरा काम करने में चाहिए होती है। तो आपकी एनर्जी भी कम होगी, कैलोरी भी कम होगी और आप कम मात्रा में खाना खा रहे हैं तो आपको विटामिन, मिनरल्स वगैरह जितने भी चाहिए होंगे, न्यूट्रिशन जितने भी चाहिए होंगे, वो भी कम मिलेंगे। तो इससे आप थके हुए रहोगे, थकावट रहेगी, शरीर में दर्द रहेगा और अपना काम भी नहीं कर पाओगे। तो अल्पाहार के नुकसान ये होते हैं। 23, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी खनिज पदार्थ सामान्य मात्रा में होते हैं, जैसे कि विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। बैलेंस डाइट में हम दाल, सब्जी, रोटी, चावल, कोई भी एक डेयरी प्रोडक्ट रखते हैं, यानी कि हमारे प्लेट में क्या होना चाहिए? कोई भी दाल या पानी वाली सब्जी, तरी वाली सब्जी, कोई सूखी सब्जी, फिर रोटी, चावल और खीरे वगैरह भी आप रख सकते हैं एज अ सैलेड, ग्रीनरी। ठीक है, और क्या बोलते हैं? कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, छाछ, दही, दूध, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 24वां, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत हर दिन होती है। किस कब होती है? हर दिन होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर के अंदर होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। विटामिन और खनिज ही सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं? विटामिन और खनिज, जो हमें कम मात्रा में तो चाहिए होते हैं, बट हमारे शरीर के लिए, हमारे दैनिक क्रिया के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, विटामिन और खनिज यानी कि मिनरल्स।
अब क्या होता है कि जब भी हमें कोई काम की नीड होती है, ये हमें पोषक तत्व प्रोवाइड करवाते हैं, पोषक तत्व देते हैं, एनर्जी मिलती है जिससे हमें, और ये हमारे लिए छोटा सा हिस्सा हमें इसका चाहिए होता है, बट महत्वपूर्ण होता है ये हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, जो हमें रासायनिक क्रियाओं में करने में और या फिर पोषक रखने में मदद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 25th, योजना के उद्देश्य लिखिए। अब योजना यानी कि प्लानिंग के उद्देश्य, जो सबसे पहले हमारी टीम थी, ठीक है, चैप्टर था गेम वाला, उसके अंदर प्लानिंग के क्या उद्देश्य होते हैं। योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। अच्छा तालमेल स्थापित करते हैं। अब हमने पहले से ही प्लान कर रखा है तो हम तालमेल अच्छा रहेगा हमारी टीम से और अपनी टीम से भी। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन टीम होती है, उससे पहले उसने प्लान बनाया होगा कि चलो मैच करवाते हैं, मैच किस किसी बीच में होगा, कब होगा, कहाँ होगा। अब उसको पता है कब कहाँ करवाना है, तो उसको वो स्टेडियम बुक करवाएंगे, वो किसी और को नहीं दे। अच्छा चलो खेल का छोड़ो, शादी का करते हैं। जब भी आपके घर में कोई शादी होती है तो आपका पहले से ही प्लानिंग बन जाती है कि शादी में क्या क्या करेंगे आप लोग। ठीक है, कहाँ पे शादी होगी, कौन से बैंक्वेट में या धर्मशाला जो भी आप करवाते हो वहां। ठीक है, कौन केटरर होगा, कौन वहां का, कौन खाना बनाएगा, कौन क्या करेगा। ठीक है, दुल्हन क्या पहनेगी, दूल्हा कब आएगा, समय क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सब प्लान होता है पहले से, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। तो आप पहले हलवाई बुक करवा लेते हो, धर्मशाला बुक करवा लेते हो, ताकि आगे आपको ढूंढने के लिए वो ना करना पड़े टाइम वेस्ट। ठीक है, तो वो होती है प्लानिंग। तो सेम इसमें होता है कि अच्छा तालमेल बैठ जाते हैं, हम पहले से प्लान बना के रखते हैं। अच्छा नियंत्रण करना, जब हमने पहले ही प्लान बना लिया तो हम उसको जब भी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर उसको यूज करेंगे प्लानिंग को, तो अब हमारे पास अलग अलग टीम है कि कौन सी टीम क्या करेगी, कौन सी टीम क्या करेगी। अब उसको पता है, उसने निर्णय ले लिया कि हम ऐसे से करें। अब जैसे स्वागत टीम है या फिर सजावट टीम है, उसने बोला इस बार की हमारी थीम है डिसेबल पीपल्स, तो उनको पहले से ही क्लियर है कि हमें डिसेबल पीपल्स के लिए करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो पहले से ही क्लियर रखेंगे, ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ठीक है, तो अच्छा नियंत्रण रहता है, गलती की संभावना कम होती है क्योंकि हमने पहले से ही प्लान कर रखा है, तो गलती कम करेंगे हम। दबाव कम होता है, अब हम जब जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं तो दबाव ज्यादा होता है। ठीक है, प्रेशर आ जाता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो प्लानिंग से होता है वो प्रेशर्स कम हो जाते हैं। रचनात्मक को बढ़ावा देना, प्रबंध को प्रभावशाली बनाना। अब हमारे पास बहुत टाइम है, 10-12 दिन है, तो अब हमारा टॉपिक है डिसेबल पीपल। ठीक है, तो अब हमारे पास बहुत सारा टाइम है कि हम सोच सकते हैं कि उसको और ज्यादा रचनात्मक कैसे बनाया जाए, क्रिएटिव कैसे बनाया जाए और उसका प्रबंध कैसे किया जाए। फिर हम पे टाइम भी मिल जाता है कि हम अगर कोई हम एक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक्ट प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा, कोई डांस प्रिपेयर कर रहे हैं डांस प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ठीक है, पोस्टर्स वगैरह बनाने का टाइम मिल जाएगा, वो क्रिएटिव हो जाएगा। तो ये रचनात्मक हो जाता है। बजट में सुनिश्चित करना, अब बजट में हमारा सुनिश्चित रहता है कि ये काम इस समय हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, ये काम इस समय हो जाएगा, इतने पैसे लगेंगे, ये काम। तो एंड में क्या होता है, जब वो टीम ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज होने लग जाते हैं ना वो मैच, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि ये रह गया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, इसके इतने पैसे देने, इसके उतने पैसे देने, तो पहले से बजट वगैरह सब डिसाइड हो जाता है और वो उतने ही बजट में अपना सारा काम करते हैं जितना बजट उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन आंसर जो आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी इन सबको करते रहेंगे रिवाइज। ठीक है, और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।